अस्सलाम जी, देखने वाली सारी पब्लिक को सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और मुझे आप सब कहते हैं सुहाब सर। मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। और हरमीत है सर, पूछ लेते हैं हरमीत को, आवाज देते हैं लाहौर से, और वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे क्योंकि उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस्लामाबाद के हालात ऐसे हैं कि बस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ब्लॉक किया हुआ है और हमारा दफ्तर जो है वो बिल्कुल जोन में है, जो रेड जोन है उसके अंदर मौजूद है। ठीक है हरमीत, जब तक नहीं आता, कल क्या फंडा फिर इंग्लैंड ने। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस सर। कल आपने जब मैं नहीं था तो पीछे जश्न मनाया होगा पाकिस्तान की एंट्री का फाइनल में। सर इट्स टाइम टू सेलिब्रेट हमारी विक्ट्री, लेकिन वी आर अबाउट टू हम लोग जीतने के करीब हैं। अभी एक फाइनल्स जो है वो बहुत बड़ा टफ होगा है क्योंकि इंग्लैंड बहुत मजबूत साइड है। मैं जब मुझसे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले लोगों ने पूछा कि सबसे मजबूत टीम कौन सी है, तो मैंने कहा था इंग्लैंड। मेरी वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आएगी, साबित हुई। लेकिन अब पाकिस्तान का मुकाबला तो ज़ाहिर है हमारी दुआएं, हमारी हमदर्दियां सारी की सारी पाकिस्तानी टीम के साथ है। लेकिन भाई कल का मैच टोटली वन साइडेड मैच साबित हुआ, और उसकी वजह भी ये है कि एक तो 168 का टारगेट जो इंडिया ने सेट किया वो इंग्लैंड की टीम को देखते हुए काफ़ी नहीं था। और जी 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 आप सर, आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आपकी बातों को मैंने कल बहुत मिस किया, आपके इस तबसरे को, ये टेक्निकलिटीज़ को मैंने बहुत मिस किया है। लेकिन हम जैसे लोग जो क्रिकेट की बहुत ज़्यादा नाव नहीं रखते, लेकिन अब्दुल रऊफ साहब के साथ रहने के बाद अब मेरा दिल करता है कि मैं इन टेक्निकलिटीज़ को देखूँ। लेकिन सर आखिरकार आपके बाबर आजम चले 15 T20 मैचेस के बाद उन्होंने खेला और खेल कर ऐसा कम बैक किया। 53 स्कोर उन्होंने किया, 57 रिजवान ने किया, रिजवान भी चल गया, दोनों चल गए। अल्लाह करे मतलब इसी तरह से इंग्लैंड के खिलाफ भी चले। हालांकि मतलब फाइनल के मैच में मेलबर्न में जहाँ पे होना है वहाँ पे 95% बारिश की प्रेडिक्शन है बिल्कुल। तो उसके लिए उन्होंने अब खबर यह है कि पीर का दिन भी रिजर्व किया है कि अगर संडे को मैच ना हो तो फिर पीर वाले दिन मैच हो। लेकिन मेरी बात है सर, अगर बारिश हो जाती है, मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ आप सबका भी ये सवाल होगा, अगर बारिश हो जाती है और मैच कैरी ऑन होता है तो नेक्स्ट डे वहीं से शुरू होता है या फिर नए सिरे से मैच शुरू होता है? अगर तो 10 ओवर हो जाए अच्छा जी, तो फिर तो वहीं से कंटिन्यू होगा। अगर ना हो तो फिर नए सिरे से होगा। तो ये तो सर बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी मेरे ख्याल में सूरत हाल ऐसी होगी। अच्छा, अब सूरत हाल आ गई कल के मैच की। और जैसे मैं कह रहा था कि इंग्लैंड ने फंडा, इंडिया ने अपनी टीम को जो क्रिटिसाइज किया है, कल रो रहे थे सारे चैनल उनके बैठ के। अच्छा, और एक और खबर ये थी, ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक दोस्त रहते हैं, वो कहने लगे कि इंडियन फैन जो हैं जिन्होंने फाइनल के लिए टिकट खरीद के रखे हुए थे, उन्होंने आधी कीमत पे अपने टिकट बेचने शुरू कर दिए। और वो क्या करे सर, और वो बेचारे क्या करे। और मेरे कल बहुत सारे लोगों से बात हुई सर, 2-3 मेरे जानने वाले हैं, वो टिकट्स लेकर रखी हुई थी उन्होंने मेलबर्न की, कि इसलिए अगर पाकिस्तान जीत जाता है या अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है सेमीफाइनल में तो फिर जाकर हम लोग ये ट्रैवल करेंगे। क्रिकेट की बातें चल रही हैं तो वाकई रऊफ साहब कल जिस किस्म की पिटाई हुई है, धुलाई हुई है, तो उससे तो यकीनन अंदाज़ा ये होता है कि सुबह की बात दुरुस्त है कि हमें भी बहुत ज़्यादा तैयारी करके आना होगा, क्योंकि हम ये चीज़ देखते हैं कि हमसे ज़्यादा जो हिंदुस्तानी शायकीन क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा उनकी अटैचमेंट है, और जब वो हार वो तस्लीम नहीं करते, उनके खाते में हार होती नहीं है, उनके एंकर्स के खाते में भी ये चीज़ नहीं है। कल हम देख रहे थे उनके टेलीविज़न को, और ख़ासकर बहुत सारे टीवी जो हैं वो तो टूटे भी, मुख्तलिफ जगहों में नारेबाजी भी की गई। खासकर रोहित शर्मा के खिलाफ फिर सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव था, लेकिन मीम्स बड़ी प्यारी प्यारी पाकिस्तानी लोगों ने बनाई, वो बड़े मज़े की थी। और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड पे चीज़ें जा रही थी। हरमीत, बॉलीवुड का ऐसा कोई गाना, ऐसा कोई फनी सीन, ऐसी कोई कॉमेडी सीन नहीं है जिस पर अब तक पाकिस्तान और पूरा सेमीफाइनल को पिक्चराइज नहीं किया। आप जो मीम्स देख रहे हैं, पहले तो फोटो से मीम्स आती थी, अब वीडियो मीम्स है ज्यादातर ना, और ऐसी मीम्स आ गई है, मुझे तो देखकर बहुत मजा आया। लेकिन सर ये सारी चीजों के बावजूद भी जो मैंने सेलिब्रेशन देखा था उस वक्त सिडनी में, आप लोगों ने भी देखा होगा थ्रू आउट फाइनल्स, जब सेमीफाइनल्स जीता पाकिस्तान ने, तो वो लग नहीं रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया की कोई जगह या वो सिडनी है, वो पाकिस्तान का ही सेलिब्रेशन लग रहा था कि पाकिस्तान में ही सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये तैयारी सर, वो जो बाबर आजम ने अकेले, वो जो आपने बताया था ना कि प्रैक्टिस की है, अब मुझे लगता है कि उन्हें दिन रात अकेले ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस फॉर्म में उनका कमबैक हुआ है, वी रियली बैडली नीड दिस इन फाइनल सर। हाँ, और जैसे हरमीत ने अभी कहा थोड़ी देर पहले, मैं भी उसको सेकंड करूंगा, और वो ये है कि इंडिया था, इंग्लैंड, अब मतलब इंडिया ने होना था, अगर इंडिया होता तो हमारे लिए वो कंपैरेटिवली कमज़ोर ओपोनेंट होता। इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बॉलर्स की जो यानी
बॉलें हैं सारी की सारी वो सही लेंथ लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अदरवाइज एलेक्स हेल और जैसे मैंने जॉस बटलर की बात की है, और भी बैट्समैन उनके जो हैं वो बड़े ही शानदार फॉर्म में इंग्लैंड के, उनको आउट करना बहुत ज़रूरी होगा, उनकी विकेटें शुरू में ही लेना बहुत ज़रूरी होगा। सर प्रेशर हो सकता है इसका, आपको लगता है ये प्रेशर होगा कि टीम बहुत परफेक्ट खेली है सेमीफाइनल्स में और टीम इसका प्रेशर लेगी? बिल्कुल प्रेशर तो होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और प्रेशर जो है इंग्लैंड के ऊपर कम होगा, पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा होगा, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो अभी पाकिस्तान जब आई थी तो यहाँ पे उनके टॉप के 3-4 प्लेयर नहीं थे, उसके बावजूद वो सीरीज़ जीत के गई थी। और अब बहरहाल ये मेलबर्न में मैच है, मेलबर्न की ग्राउंड बारिश में कैसे बिहेव करती है ये तो हमें उसी वक्त ही पता। दुरुस्त है, टफ तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस किस्म से उनकी तैयारी कल जिस तरह ओपनिंग पे उन्होंने धुलाई की है, लेकिन हम अगर देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान एक चीज़ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान ने हमेशा अच्छे बैट्समैन पैदा किए, अच्छे बॉलर कभी पैदा नहीं किए, और पाकिस्तान की ये खासियत रही है, यहाँ पे बॉलर्स की तादाद बड़ी ज़बरदस्त होती है। हम शाहीन शाह को देखें या नसीम को देखें, जूनियर सलमा को देखें, उनको वसीम को, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती हैं कि कहीं ना कहीं बॉलिंग में तो हम बहुत बेहतर हैं। हमें पहले फोकस वही करना होगा कि उनकी जोड़ी तोड़नी होगी, अगर जोड़ी टूट गई तो मैं समझता हूं कि और उसी तरह महदूद करना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि अफ्रीका भी एक अच्छी टीम थी, लेकिन यह है, आपने जिस तरह जिक्र किया कि हिंदुस्तान के साथ अगर हमारा मुकाबला होता, एक चीज़ ये होती है कि उमूमन एक प्रेशर हम पे होता है कि हिंदुस्तान के साथ जब मैच होता है दोनों टीमों पे ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर होता है, और कहीं ना कहीं एक टीम जो है ज़्यादातर हम अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता, अगर हार जाते फिर वो तकलीफ थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इंग्लैंड का मामला है तो वैसे भी अब हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी मीम चल रही है कि भैया अगर हार भी गए तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन ये है कि हालात मुझे ऐसे लग रहे हैं कि टफ सिचुएशन होगी, और उस टफ सिचुएशन निपटने के लिए बॉलर्स ने एक अच्छा किरदार निभाना होगा। हाँ, जिस तरह ओपनिंग शुरुआत की है बाबर और रिजवान ने, उसी तरह अगर टिक के खेलेंगे और पीछे जो हम जब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं और उसने थोड़ा सा कुछ सहारा दिया तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन इस वक्त दोनों तरफ हालात इस किस्म के हैं, इंग्लैंड पे प्रेशर कम है और पाकिस्तान पे प्रेशर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। माजी की जो सीरीज़ है वो भी इंग्लैंड हमसे ज़्यादा जीती है, फिर उसके बाद अभी जो पाकिस्तान आए थे वो, और अब अगर पोजीशन देखें तो इंग्लैंड की पोजीशन टॉप पे है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि उनका जो मोराल है वो अप है और हम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डाउन है, लेकिन अपने आप को सेट रखना होगा, टफ होगा, ये इसमें कोई शक नहीं कि कंपटीशन दोनों तरफ अच्छा के बावजूद भी एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक सर, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ इस हवाले से, और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान मैच जीत जाएगा तो फिर आप दोनों ने मुझे कहा था, हाँ सोहा ने कहा था कि नो जी, सोहा जो है उसके बारे में एक और खबर मैं ब्रेक करने लगा हूँ। खबर ब्रेक ये करने लगा हूँ कि सोहा ने कल मौला जट देख लिया। लोग सोचते होंगे पता नहीं मैं कौन सी खबर ब्रेक करने लगा हूँ मजाक में। लेकिन सोहा ने, इससे पहले कि हम अपने रनडाउन पे जाएं और डेली डोज करें, सोहा से जरा तबसरा लेते हैं, मौला जट सोहा की नजर में कैसी रही? सर मैं रिव्यू जरूर दूंगी, आपको पता है प्रोग्राम से पहले मैंने कान खाए हुए थे अब्दुल रऊफ साहब के, सर ये था वो था, लेकिन मैं पूरी फिल्म का क्रक्स आपको उम्मीद बताती हूँ, उसके बाद आप कन्विंस हो जाएंगे कि मैंने मूवी जरूर देखनी है। मूवी का जो विलन है यकीन करें वही हीरो है, वैसे तो हमेशा होता है हमजाली अब्बासी। सर मूवी ऐसी है कि पंजाबी मूवी है, और हमने शुरू से मायरा की बात की जाए, हमजाली अब्बासी की बात की जाए, या एक्स पे जो भी साइड कैरेक्टर्स है, हमने उनको हमेशा उर्दू स्पीकिंग में देखा है, उर्दू स्टाइल में देखा है। पंजाबी उस तरह से सूट नहीं की, लेकिन दे एक्ट वेरी वेल, उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। डायरेक्शन, पिक्चराइजेशन, प्रोडक्शन की बात की जाए, सीन्स की बात की जाए, शॉट्स की बात की जाए, और बहुत ही ज़बरदस्त एक मूवी है। लेकिन सर हमजाली अब्बासी के एक्सप्रेशंस, उसकी एक्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, कहानी कैसी लगी तुम्हें? सर कहानी, अगर मैं पिछले लोग कहते हैं वायलेंस बहुत ज्यादा है। नहीं सर, वायलेंस मौला जट, अगर आपने पिछली वाली मौला जट देखी है? नहीं, मैंने मौला जट वो पहले भी नहीं देखी, मैंने उसके चंक्स देखे, मैं उसमें भी बहुत ज्यादा था। लेकिन सर उसमें जो मायरा हुमायमा जो मर्डर करती है ना सर, बहुत ज्यादा वायलेंट लगता है। मतलब एक खातून जो मर्डर कर रही है और वो भी चाकों के साथ कर रही है, लेकिन सर ओवरऑल वो वायलेंस जो है वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम लगा नहीं, बिकॉज स्टोरी की साइड लाइन और स्टोरी लाइन ही ये थी कि ये इतने एक्सट्रीमिस्ट है, तो वो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो सूट कर रहा था उनको। सो ओवरऑल रिव्यू इज लाइक फॉर मी इट्स 97 आउट ऑफ 100।
97 आउट ऑफ 100 बहुत फिर ज़्यादा तो देखनी बहुत चाहिए। ज़्यादा तो स्कोर सब- दिया है। यस लेकिन सर मैं आपको बता रही हूँ कि जो पंजाबी माहिरा को सूट नहीं कर रही थी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि सर अगर पुराने कैरेक्टर्स और एक्टर्स में से किसी को लेते तो शायद मूवी इतनी हिट ना होती, क्योंकि उनको तो पहले लोग बहुत सारे देख चुके हैं। इनको हम दूसरे अवतार में देखते हैं, एक नए अवतार में इनको हमने देखा है, नए कैरेक्टर में देखा है, तो हमने तो बहुत इंजॉय किया। सो आप भी जाएं और जाकर मूवी ज़रूर देखें, आप भी जाएं सर। ठीक है, मैं भी जाऊंगा। हरमीत को भी बहुत ज़्यादा इश्तियाक हो गया देखने का, और मुझे लगता है कि हरमीत आएगा तो मैं और हरमीत इकट्ठे ही जाके देखेंगे। नहीं, मैं सर दोबारा देख हरमीत, लूंगी। आपको इनविटेशन ओपन मेरा, आप आए तो हम चल के इकट्ठे देखते हैं। हरमीत के एक ही गाना सुना है, अच्छा। उसके ऊपर भी हरमीत का पगड़ा देख लेंगे बस। यस 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 हरमीत, मैं आप लोगों के साथ दोबारा चली जाऊंगी, बस आप लाहौर आने वाले बने, और इससे पहले कि इस्लामाबाद के हालात ख़राब हो जाए, लाहौर आ जाए, आपकी सीट हम यहाँ रख लेंगे, हमें कोई मसला नहीं, हम तीनों मिलके भी शो कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चले जी। अच्छा, अब हम आज चलते हैं हमारे अपने- पास क्या क्या है आपको हाँ। बताने के लिए। टॉप स्टोरीज पे चले सर, जी पॉलिटिकल टॉप होते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि तफसीली फैसला जो है वो एक जारी किया गया है, और उसमें कहा गया है कि अवाम तय करेगी सादिक कौन है, अमीन कौन है, और बेसिकली जो फवाद की नाहली दरख्वास्तों का ये तफसीली फैसला है जो कि जारी किया गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल हैपनिंग्स में आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में फाइनली इमरान खान साहब वहाँ ज़रूर जाएंगे, और बार बार रोज़ाना हम जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि सऊदी वली है जो है उन्होंने पाकिस्तान का विजिट जो है वो स्केजुलाइज किया हुआ है, तो वो अब ये दोनों चीज़ें अगर क्लैश करेंगी और देखने की क्या सिचुएशन होगी, इसको हम डिटेल में अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे और हम आपको सवाद से खबर देंगे। सर हरमीत का जो इलाका है ना, वहाँ से रोजाना एक ताज़ा तरीन खबर जरूर आती है, और समद अंजुम हमारे जो रिपोर्टर हैं रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि समद अंजुम की रिपोर्ट सारी की सारी बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, तो आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी जो उन्होंने पाकिस्तान रिपोर्ट किया है वो ये है कि एक ऐसा पार्क है सवात में, हरमीत ने पता नहीं वो देखा है देखा, यकीनन देखा होगा, वो है टायर्स से बना हुआ, मतलब उसका सारा सामान जो है वो टायर्स बेस्ड है, पुराने टायरों को। तो उन्होंने बड़ा प्रोडक्टिवली उनको इस्तेमाल किया है, रिसाइकल या आप उनको कह सकते हैं, तो हम ये आपको ज़रूर दिखाएंगे पैकेज। इसके अलावा सर खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून फूड कंट्रोलर है, उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगी। वो गुड मॉर्निंग पब्लिक की मेहमान है, उनका एक्सपीरियंस और उनका भी काम करने का तरीक़ाकार क्या है, और ख़वातीन जब आगे ऐसे आती हैं, एम्पावर्ड ख़वातीन को प्रोग्राम में हम बुलाते हैं और आपसे इंटरेक्शन कराते हैं ताकि आपको बता सके कि यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट बीइंग अ वुमन। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन लाहौर में तो बहुत बुरा हाल है हरमीत, इस्लामाबाद का हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सर्दी है और वो स्मोक जो आ गई है सर, उसने सर्दी का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। हाँ, इतनी ज़्यादा स्मॉग है कि जिसकी कोई हद लेकिन नहीं। यहाँ पे और स्मोक नहीं है, मौसम कमाल का है, ठंड बहुत है लेकिन मौसम जो है धूप खिली रहती है और बैठने का बड़ा दिल करता है। अच्छा जी, चले जी आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं, शौक तो शौक होता है, और ये सब मैंने बचपन में बहुत देखा है, अब तो काफ़ी कम हो गई ये चीज़। तोते पालने का शौक बहुत होता है लोगों को। कल मैं एक मीम देख रही थी, बाबर आजम से कोई कह रहा था ऑस्ट्रेलियन तोते जो आपने पाले ना, मैं वापस कर दें। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन तोते, ये तोतों की इकसाम जो है बेसिकली कहाँ कहाँ कौन कौन सी है, ये किसका शौक है और वो उन्हें कैसे रखते हैं, आपसे उनकी भी मुलाकात कराएंगे और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आपसे शेयर करेंगे। चलिए जी सर, आप बताइए डेली डोज की पहली खबर दें आप जरा। हाँ जी, डेली डोज की पहली खबर है हांगकांग से। सर वहाँ भी गए होंगे, यकीनन गए होंगे हांगकांग। नहीं मैं वहाँ नहीं गया। अच्छा। कम से कम कुछ इलाके ऐसे बच गए हैं जहाँ मैं भी नहीं गया। हांगकांग तो गया हूँ, हाँ जी। हांगकांग तो बिल्कुल गया हूँ। मैं वो अगली खबर पे चला गया। हांगकांग तो मैं 1 महीना रहा हूँ। है ना, देखा मुझे यकीन था, वही मैं कुछ सर भूल गए मेरे ख्याल से, इतना घूमे हुए हैं कि भूल जाते बाजू खाते। मैं वो बंजी जंपिंग अगली खबर पे पहुंच गया था, अभी वो तो बाद में चलिए जी, अगली खबर आपको बाद में देते हैं, पहली खबर आपको पहले देते हैं कि हांगकांग से खबर है जहाँ पर एक शहरी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, उन्हें सिविल अवार्ड से नवाजा गया है बिकॉज उन्होंने बहुत सोशल वर्क किया है, समाजी रहनुमा है सर वहाँ पर, और पाकिस्तान की जो कम्युनिटी हांगकांग में है उसके 4 दफ़ा वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो एक तकरीब में उन्हें इस सिविल अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए एक प्राउड की बात है। ठीक है जी। कलर सईदा छोटा सा इलाका है पिंडी के साथ, वहाँ से इनका ताल्लुक है और ये पहुँचे हांगकांग, अपना नाम बनाया। अपने नाम बनाने के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के, जैसे इन्होंने बताया, कमरुज़्ज़मान मिन्हास इनका नाम है, और कमरुज़्ज़मान हांगकांग के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके 4 बार सदर रह चुके हैं, सुहा ने अभी बताया। तो बहुत इनकी समाजी खिदमात उसके ऑनर करते हुए उसको इनको अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल, पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी है हांगकांग में, और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा उनका काम होता है। नज़र आते हैं बिजनेस करते हुए। वहाँ पे एक यानी हांगकांग जो है वो 2
छोटे से आइलैंड के ऊपर है। अच्छा जी। एक कावलून है और एक जो हांगकांग का मेन इलाका है। तो कावलून के इलाके में एक जो लोग गए में उनको पता है कि वो आप किसी से नाम ले लें, पाकिस्तानी इंडियन जहाँ पे होते हैं, चुंगकिंग मेंशन, अच्छा। मुझे अभी तक याद है वहाँ पे, वहाँ बिजनेस बहुत ज़रा, शॉप्स उनकी, ट्रेडर्स, ये भी जाके होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बिजनेस हब है, पाकिस्तानी बिजनेस हब, पाकिस्तानी इंडियन का, पाकिस्तानी इंडियंस का। और ये सर इनकी एक क्रेडिट की बात ये भी है कि समाजी खिदमत बहुत सारी है इनकी, ये सिविल और सर ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जॉन ली, जिन्होंने खसूसी तकरीब में इन्हें ये जो मेडल ऑफ द ऑनर है वो इन्हें दिया। और पाकिस्तान के लिए वहाँ जो कम्युनिटी मौजूद है वो भी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो बिजनेसमैन हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो वहाँ पर काम करते हैं, वो भी इस तकरीब में मौजूद थे और पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करते रहे। और 4 दफ़ा जैसे बताया कि प्रेसिडेंट तो बने हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बनने का फ़ायदा इन्होंने इतना उठाया है कि वहाँ की कम्युनिटी के लिए काम बहुत ज़्यादा किया है। और ना सिर्फ वहाँ की कम्युनिटी के लिए सिर्फ, बल्कि वहाँ जो समाजी कारकुनान हैं उनको इकट्ठा करके हर नोबल कॉज के लिए समाजी खिदमत जो है उसमें बढ़ चढ़ कर हमेशा ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, अगली खबर क्या है जी? अच्छा जी, अगली खबर वही है सर जो आपने हमें पहले दी थी सर, बंजी जंपिंग करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया है इस खातून ने। और इस खातून का ताल्लुक जो है सर वो कहाँ से है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक। और ये भी हरमीत अगेन, ये आपको पता है ये भी कोई रिकॉर्ड ही तोड़ा है उन्होंने रिकॉर्ड बनाया नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप और मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा होगा, अपना ही रिकॉर्ड नहीं, ये किसी और का है। उन्होंने कहा एक खातून थी जिनका रिकॉर्ड था 2003 में इसी मकाम पे बनाया गया था। ये देखो, बंजी जंपिंग बड़े खतरनाक किस्म का काम है। वैसे आप ऊंचे पुल से रस्सियां बांध के उल्टे सर के बल जंप करते हैं और एक दफा नहीं, एक घंटे में कितनी दफा? एक घंटे में इन्होंने 23 बार हम तो देख के चकरा जाए सर, और ये कमाल करती हैं। एक घंटे में इन्होंने कम से कम 23 बार ये बंजी जंपिंग की है। और उससे पहले का जो रिकॉर्ड है जैसे कि सर बता रहे हैं, उनका नाम है वेरोनिका ने 2003 में ये किया था रिकॉर्ड कायम, और उन्होंने मेरे ख्याल से गालिबन 19 दफ़ा किया सर, 19 दफ़ा बंजी जंपिंग लगाई और ये रिकॉर्ड वेरोनिका ने कायम कर दिया। 2023 है, टेलीविजन की सीरीज थी एक, जिसके लिए इन्होंने ये जो अब रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने 2016 मीटर बुलंद ब्रिज के ऊपर से इन्होंने जंप किया है। 2016 मीटर बहुत हाइट होती है हरमीत। बाकी आप जैसे कह रहे हो हम तो चकरा जाए वैसे ही खड़े हो गए, सर चकरा जाए भैया वैसे ही गिर जाएं। लेकिन ये देखें ना कि कर रहे हैं फिर भी वो रिकॉर्ड पे 23 बार जंप लगाना वो आसान काम थोड़ी है भाई। अच्छा हरमीत, अगली खबर पे जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। पूरे पाकिस्तान में अगर एक ऐसा ओहदा आपको दिया जाए, एक दिन के लिए आपको वो ओहदा दिया जाए, तो वो ओहदा क्या होगा? क्या बनना चाहते हैं आप फॉर वन डे? वैसे तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिशात है, लेकिन आप बता दें आपका क्या ख्याल होगा आपको अगर मिल जाए तो। वैसे तो बहुत सारे ये है कि अक्सर हम शुरुआत करते हैं डिस्ट्रिक्ट से कर लेते हैं कि कोई ज़िले सतह पे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, देख लें कि क्या क्या काम होता है ज़िले सतह पर, क्या होता है सूबे के सतह पर क्या होता है। तो मेरे ख्याल में ठीक है कोई इस तरह के प्राइम मिनिस्टर नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो ना प्रेसिडेंट बनना चाहूंगी। आई डोंट नो। अच्छा, प्रेसिडेंट का तो बेचारे का रोल नहीं है, मुझे पता है, लेकिन कोई रोल ही नहीं है, बेचारा तो कुछ नहीं होता पाकिस्तान में। वो तो एक प्रेसिडेंट हाउस में उसको बंद कर दिया जाता है, बड़ी मुश्किल से उसको निकाला जाता है। सर वो कुछ नहीं होता, मैं तो बहुत कुछ होंगी ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ। बीइंग अ प्रेसिडेंट ये है कि अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना, खाना पीना, कुछ लोगों को खाने पे बुला लेना, इस तरह की एक्टिविटीज होंगी। मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि सूट करेगा मेरे नाम के साथ। अच्छा चलिए आप बताएं ना, फॉर वन डे अगर मैं क्या मतलब अगर किस्मत आपको ये चांस दे कि फॉर वन डे आप, मैं तो चूंकि मुझे खबर पता है जो हमने लेनी है वो बेसिकली एक आ भी गई है कि एक तालिबा को 10वीं जमात की एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया। तो अगर मुझे एक दिन के लिए लाहौर का डिप्टी कमिश्नर बनाया जाए, सबसे पहला काम जो मैं करूँगा लाहौर का वो ये है कि ये जो लोडर रिक्शे और ये जो चिंची है ना, कसम से दिल की बात की, इनके ऊपर कोई ना कोई पाबंदी लगाऊंगा। इन्होंने बड़ा गर्क किया हुआ है मतलब, और फिर तमाम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ। सर आपकी मासूमाना ख्वाहिश है, लेकिन मासूमाना ख्वाहिश है नहीं, ये इन्होंने बहुत ज्यादा गंद मचाया हुआ है और इनको कानून के दायरे के अंदर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ना नंबर प्लेट होती है, ना रजिस्ट्रेशन है, और ये जनाब ना लाल बत्ती पे रुकते हैं, बगैर रोक टोक के ये जहां इनका दिल करता है घुस जाते हैं। तो इसके ऊपर हमने बहुत दफ़ा, मैंने तो कम से कम बड़ी दफ़ा आवाज़ उठाई है, लेकिन कोई लगता सुनने वाला नहीं है। लोगों को और चीज़ों की पड़ी हुई है, इस तरफ
कोई ध्यान ही नहीं है। और सर फिर चलाने का भी एक तरीका होता है, ये उस स्टीमर रिक्शे को हवाई जहाज की तरह चलाते हैं, मतलब साइड पे कोई गाड़ियां हैं, बाइक्स है, पेडिस्ट्रेट्स हैं, इनको कुछ नहीं पता होता, बस इन्होंने शूटर जाना होता है और बहुत सारे एक्सीडेंट, बल्कि मुतादिद एक्सीडेंट्स जो है वो इन्हीं की वजह से होते हैं। और दो खबर आपको देते हैं। खबर ये है कि फैसलाबाद की एक तालिबा है, मरवा बसरा इनका नाम है, इन्होंने 1072 नंबर लिए मैट्रिक में, और ना सिर्फ ये बल्कि मुसव्वरी में इन्होंने प्रोविंशियल लेवल पर और ज़िले सतह पर से तकरीरी मुकाबलों में बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट किया है, सारे मुकाबले जीते हैं और इनको एजाजी तौर पर सबसे छोटी डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद होने का एजाज हासिल हुआ है। इन्होंने कमाल ये किया कि जब ये बना दिया गया उस दिन सुबह से इनको प्रोटोकॉल दिया गया, गाड़ी सरकारी भेजी गई, उसके बाद मीटिंग्स इन्होंने हेड की, स्कूलों के दौरे किए और इन्होंने ऑर्डर्स भी पास किया। बस एक दिन का इख्तियार जो इनको दिया उन्होंने उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया है। हरमीत पौधा भी लगाया एक हाँ लेकिन तो नहीं बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि आजकल वैसे भी जब नया नया ओहदा मिलता है, नया कोई काम मिलता है तो मतलब बहुत एक्टिव होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत लेजी हो जाता है बंदा। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि रोसा व सोहा अगर हम देखें बहुत सारे इस्लामाबाद के का जो पुलिस डिपार्टमेंट है या दीगर जो इदारे हैं उसमें पहले कोशिश ये की जाती थी कि जो स्टूडेंट्स होते थे उनको बाकायदा इंटर्नशिप दी जाती थी। अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है और उनको बाकायदा समझाया जाता था कि काम कैसे होता है, फील्ड में जाके कैसे काम हम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जब स्टूडेंट होते थे और आपको पता होता था, ये एक अच्छा होता है और उसको समझ भी आई होगी कि क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है। सिर्फ इतनी बड़ी अथॉरिटी के साथ साथ जिम्मेदारी भी बड़ी ज़्यादा जो होती है वो आपको निभानी होती है। लेकिन सर ये तो एंजॉयमेंट था भी, उन्होंने सलामी भी पेश की पुलिस के दस्ते ने, उन्होंने प्रोटोकॉल एंजॉय किया और सारा दिन एक अच्छा दिन गुजारा। तो हिस्ट्री में यकीनन इस्लाम को बड़े अच्छे से लिखा जाएगा। अच्छा जी सर, अगली खबर है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ी ये ऐसी खबर है कि जिसको प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ज़रूरी था। इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन गुस्सा दिलाने वाली खबर है और यकीनन आपको भी सुन के इस बात का एहसास होगा। सर इस्लाम और दहशत गर्दी पर मबनी भारतीय फिल्म एक बनाएगी जिसका नाम रखा गया है दी केरला स्टोरी। लेकिन अच्छी खबर इस खबर में ये है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, केरला स्टोरी में ऐसी 32,000 खवातीन के बारे में कहानी बनाई गई, ख्याली कहानी, यानी ये आप उसको कह लो कि एक खातून जिसका इंटरव्यू किया गया और उसको बेस करके इन्होंने कहानी बना दी कि जी ये वो खवातीन हैं जिन्होंने मज़हब तब्दील किया, अपना हिंदू से मुसलमान हुई और उसके बाद ये सीरिया, इराक वगैरह में, अफ़गानिस्तान में जाके ये दाइश में शामिल हो गई और इन्होंने जाके वहाँ पे तखरीबी कार्रवाइयाँ की। तो इस तरह का एक मस्क शुदा पैगाम जो है वो देने की कोशिश की गई जिसकी बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर पाबंदी लगी। मुकदमा दर्ज करने की एक और बड़ी बेसिक वजह ये भी है कि दी केरला जो वो जगह है उसको दहशतगर्दी का हब कहा गया है, इसीलिए भी मुकदमा दर्ज किया गया है कि उन्होंने केरला को अब ये स्टेट दहशतगर्दी और इसके अलावा इंतशार पसंदी की एक ऐसी रियासत उसमें दिखाया गया है जिसको यकीनन जो वहाँ के लोग हैं वो पसंद नहीं करेंगे। और उन्होंने बिल्कुल इस खबर को इस तरह से ली है कि फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया, जो कि अच्छी बात है। अच्छा सर जी, हमने कर ली अपने डेली डोज, अब एक ब्रेक की तरफ वापस आते हैं, प्रोग्राम को लेके आगे चलेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। कल वज़ीराबाद से लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ हो गया और शाह महमूद कुरैशी ने लीड किया, इमरान खान साहब ने तकरीर भी की और उसमें उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट बात की वो ये है कि एक तो ये कहा कि हम चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं कि वो अपना रोल पूरा करें और इसी तरह से उन्होंने आगाज़ में कहा कि फ़ौज के साथ हैं हम लोग, लेकिन इख्तलाफी बातें भी बहुत सी आ रही हैं। लॉन्ग मार्च के साथ देखा जाए तो मुख्तलिफ जगहों पे जो रोड ब्लॉक हुआ हुआ है उसके बारे में लोग एहतजाज कर रहे हैं। साथ ही कल ये आया कि जनाब आर्मी चीफ साहब के अलविदाई दौरे शुरू हो गए हैं, जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ने लगी हैं, उसके हवाले से बात हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो अतर मिनल्ला साहब ने कहा और वो ये है कि अवाम ही तय कर सकते हैं कौन सादिक है और कौन अमीन। जरदारी और फवाद चौधरी के हवाले से ये डिसीजन उन्होंने जो लिया, तफसीली फ़ैसला था। इन हवालों से बात करते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ गुल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, स्टार्ट तो मेरे ख्याल में वहीं से लें, लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया। अब आपके ख्याल में टारगेट्स क्या होंगे? मतलब क्या यही होगा कि वहाँ पहुँच के बड़ा लोगों को इकट्ठा किया जाए और फिर इलेक्शन की कॉल की तरफ जाया जाए?
वो मेरा ख्याल है शुरू से मकसद तो बहुत वाज़ेह था कि इमरान खान जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं, और अभी भी 2-3 दिन से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो यही है कि एक दफ़ा जनरल बाजवा की रिटायरमेंट का बज़ाहिर मामला अब हल हो गया है। उन्होंने अलविदाई मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं कि सियालकोट वगैरह गए हैं, पेशावर भी उससे पहले गए थे। तो उसमें तो मेरा ख्याल है कोई इब्हाम नहीं था कि मौजूदा हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए ये लॉन्ग मार्च जो भी नाम इसको दे दें, और उसका जो अल्टीमेट जो मकाम है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद है कि यहाँ पे पहुँच के हुकूमत को मजबूर किया जाए कि इंतखाबात की तारीख दे दें। लेकिन हम आपको सबको पता है कि सिर्फ मौजूदा हुकूमत ही इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकती। देना चाहे या ना देना चाहे तो वो भी शायद उतना उसके इख्तियार में नहीं है। बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं, लेकिन मकसद बहरहाल ये है कि मार्च अप्रैल में किसी मौके पे इंतखाबात हो जाएं। इम्तियाज़ साहब ये फरमाइए कि ये चीफ जस्टिस की बात उन्होंने की कि कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है, क्या रोल अपनाने की बात हो रही है चीफ जस्टिस से? चीफ जस्टिस से तो मेरा ख्याल है बहुत सारी उम्मीदें मुख्तलिफ उमूर से हैं, सिर्फ शायद इंतखाबात से नहीं है। बुनियादी तौर पे तो एक तो इमरान खान के ऊपर हमला है, दूसरा फिर अरशद शरीफ का जिस अंदाज में कत्ल हुआ केनिया में, मेरा ख्याल है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। और तीसरा वो इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा है सदर आरिफ अलवी को, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा अहमियत की हामिल बात है। और वो ये है कि जो सरकारी इदारे हैं, यानी उसमें उन्होंने बिलखुसूस जिक्र किया है ISPR का और ISI का, कि इनको सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं, या इजाज़त है या नहीं है। तो ये बड़ा बुनियादी सा सवाल है, क्योंकि जो 27 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसने बहुत सारे मज़ीद सवालात को जन्म दिया, बजाय इसके कि सवालात के जवाब मिलते, जिसमें 2 जर्नल बैठे और उन्होंने वजाहत की अपने मौक़िफ़ की, अपने अपने अंदाज में उन्होंने जवाब दिए, और ये भी कहा कि वो सियासत में हिस्सा लेने मतलब न्यूट्रल हैं सियासत के हवाले से। लेकिन 1 घंटा 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात करते रहे, मुसलसल सियासत की सियासी अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, एक साबिक वज़ीर आज़म को उन्होंने निशाना बनाए रखा। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है जो इमरान खान की अब ख्वाहिश ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मसले का जायज़ा ले, जो हुदूद व क़यूद हैं सरकारी इदारों की। यानी ये नहीं हो सकता कि ग्रेड 20-21 के अफसरान, भले वो यूनिफॉर्म में हैं या बगैर यूनिफॉर्म के हैं, पब्लिक में आके एक साबिक वज़ीर आज़म और दूसरे सियासी एक्टर्स हैं उनके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें, क्योंकि ये इदारे जो हैं वो आईन से और वज़ीर आज़म के दफ्तर से बालातर तो नहीं है, ग्रेड 20, 21, 22 के ये अफसरान हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, कि अगर ये इसकी तशरीह हो जाती है इस नौइयत के सवालात की। तो ये जो हम अभी तक पढ़े हुए हैं कि जी जनरल बाजवा ने अलविदाई मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं, लेकिन पता नहीं है, अभी मैं देख रहा था कुछ ग्रुप्स पे चल रहा है कि वो रिटायर होंगे कि नहीं, एक्सटेंशन लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो अब दारोमदार है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे। माशाल्लाह लंदन में उन्होंने अपने बड़े भाई से सलाह मशवरा कर लिया है, और अब देखना ही है कि आया वो कुरा जो है तो जनरल बाजवा के हक में आता है कि उनको कंटिन्यू करने दिया जाए इंतखाबात तक, या फिर उनकी जगह किसी और उम्मीदवार को सामने लाया जाए। तो इस तरह तमाम बातें उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक ये हुदूद व क़यूद का तयन नहीं हो सकेगा। और इसमें मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा कर सकती है, तजावीज़ पेश कर सकती है पार्लियामान के लिए, ताकि फिर उस हिसाब से लेजिस्लेशन। साहब 2 बड़े अहम केसेस जिसका आपने जिक्र भी किया, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक हाई प्रोफाइल केस जिसको एक कोशिश भी की मिटाने की, कहीं ना कहीं आपने देखा कि पुलिस का किरदार क्या था, फिर वहाँ की हुकूमत का क्या किरदार, इन सारी चीज़ों पर भी बहुत सवालात जो हैं वो उठते हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें कि जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, आपको लगता है कि जुडिशल कमीशन 2 केस में बनता है तो कोई मुस्बत रिजल्ट उसके आएंगे? हमेशा हमने देखा है कि उसका रिजल्ट वैसे नहीं आया। आप नहीं समझते कि अगर JIT बन जाए तो उससे एक बेहतर तरफ सारे मामला जा सकते हैं? अवल तो JIT एक्चुअली बड़ी एक, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि पहले भी एक JIT बनी थी और उसमें भी बड़े तकरीबन 1 साल उस पर काम हुआ था,
और उस काम के नतीजे में जो उसके जो नताइज उन्होंने अखज़ किए थे वो यही था कि ये 30-32 रेफरेंसेस बनते हैं एक बड़े सिंध के बड़े घराने पे, और एक मुतल्लिका साहब ने ये भी कहा था कि अगर तो ये सियासी समझौते की नज़र ना हो गया तो फिर ये केसेस बनते ही बनते हैं। लेकिन हुआ वही कि सियासी समझौते दरमियान में सियासी मसलहतें आ गई। तो जो जुडिशल कमीशन की आपने बात की है, मैं तो उससे एक कदम आगे जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा काम किया, कह दिया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उन हालात को देखा जाए जिसमें अरशद शरीफ को जाना पड़ गया, किन खतरात की वजह से, और फिर दुबई से केनिया वो क्यों पहुंचा 19 अगस्त को। सो मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बनाने की, JIT बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले कदम के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उन 13 SHOs को बुलाए जहाँ जहाँ पे कराची से लेके पेशावर तक अरशद शरीफ के खिलाफ मिसाल के तौर पे FIRs दर्ज हुई थी, तो उन SHOs को बुला के पूछा जाए कि वो मुद्दयान कौन थे, शिकायत किसने की थी, उनको साथ लेके आए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मेरा ख्याल क्लियर हो जाएगा। फिर उसकी बुनियाद पे आप मजीद टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बना सकते हैं कि अगर कमीशन बनता भी है तो उसको करना क्या चाहिए। ये जो बाहर की बात है ना कि बाहर उसके साथ क्या हो, बुनियादी सवाल ये है कि मजबूर क्यों हुआ अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने पे, और किसने उसको मजबूर किया दुबई छोड़ने पे। और जो SHOs अगर 13 आ गए जिन्होंने 13 FIR दर्ज की थी, उससे बहुत सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। बड़ा मासूमाना सा सवाल है मेरा, जैसे कि आप बड़े बेहतरीन अंदाज में कह रहे हैं कि कहना आपका, मेरा, किसी भी एंकर का, किसी भी तज्जियाकार का बहुत आसान है, हम अपना तबसरा करके अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन इट सीम्स टू बी लाइक वेरी डिफिकल्ट। मतलब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें तो इतने मुतालबात के बाद वो भी अब जाकर सामने आई है, जब वो सामने आई है तो नए इंकशाफात हो गए हैं। इसको आसान कैसे बनाया जाएगा? बज़ाहिर ये केस अब जाकर इतना मुश्किल नहीं लग रहा। हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू? देखें, कहना आसान है लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए फिर सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि मैंने एक बड़ी ही मुश्किल बात आसान अंदाज में कर दी है कि 13 SHOs को बुला लें तो बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। और दिस इज नॉट विदाउट रिस्क व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन हमें इस मुल्क में इस मुल्क को अगर दुरुस्त करना है तो तमाम लोगों को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तमाम लोगों को अपने ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखना होगा। अच्छा सर, एक और चीज खबरें जो है वो गर्दिश भी कर रही हैं कि इदारों के अहम जो है खान साहब की कुछ तकारीर। जी हरमीत, अब बोलें, कंटिन्यू करें। जी इम्तियाज गुल साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि इदारों के अहम शख्सियात के खिलाफ जो है खान साहब की जो तकारीर आई हैं उस पर मुकदमा दर्ज करने की बातें हो रही है और गिरफ्तारी की भी बातें हो रही है। तो ये जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, जो हालात चल रहे हैं, इसमें अगर गिरफ्तारी होती है खान साहब के तो नताइज क्या आएंगे? मजीद मुल्क जिस दलदल में फंसा हुआ है, आगे किस तरफ ये मुल्क जाएगा? आवाम की क्या सूरत है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर तो है, उसमें आप इनकारी तो नहीं हो सकते हैं। अच्छा, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल। देखें, उसमें जिन लोगों की, जिस बुनियाद पे अगर इमरान खान की गिरफ्तारी की बात हो रही है, तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 27 अक्टूबर वाली, उनमें से एक ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की थी, फिर तो उस पर भी मुकदमा बनता है। यानी जब आप सदर, वजीर आजम और एक तीसरे साहब की 2 मुलाकातों का जिक्र करते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, एक बड़े इदारे के सरबराह के तौर पे, तो फिर आप सरकारी राज से मुताल्लिक जो एक एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो वहाँ भी एक मुकदमा बनता है। तो ये जो मुकदमे और गिरफ्तारियां, हमें मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। जो आजम स्वाति के साथ हुआ, क्या वो करने वाली बात थी? कितना हमने इस मुल्क का मजाक उड़वाया है वो काम करके। शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ है, मैं 62 साल की उम्र में पहली मरतबा इस इंतहाई शर्मिंदा हूँ इस मुल्क का शहरी होते हुए। मैं खौफजदा भी हूँ इस मुल्क का शहरी होते हुए। ये बातें करते हुए मैं बड़े दुख के साथ ये बातें आपके साथ कर रहा हूँ कि मुझे कभी इतनी इनसिक्योरिटी और इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई इस मुल्क का शहरी होते हुए। जो कुछ हमने पिछले 3, 4, 5 हफ्ते के दौरान देखा है, बशमूल अरशद शरीफ के, शहबाज गिल के और आजम स्वाति के। और इस पे अफसोस ये है कि जो बैरूनी कुव्वतें हैं, बड़े ममालिक हैं, वहाँ भी खामोशी छाई हुई है।
यानी कितनी ज़्यादा मसलहत आमेज हो चुकी है हमारी सियासत, कौमी सियासत और फिर हमारे साथ जुड़े हुए ममालिक की, कि खामोशी है कि भाई इस मुल्क में बुनियादी एक सेनेटर मेंबर कौमी असम्बली यानी मेंबर पार्लियामेंट के साथ अगर ये हो रहा है तो आम आदमी की तो कोई हैसियत ही नहीं है। हमें तो हर वक्त ये डर लगा रहता है कि दरवाजे पे कोई नॉक ना हो जाए, बेल ना हो जाए कि हाँ जी अभी आपकी बारी है। जी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। खत्म हो गया हमारा। बहुत सच्ची बात भी की है इम्तियाज जी, तो अब चले मैं खामे ब्रेक की तरफ। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। उज़मा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पहली डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का ओहदा इन्होंने संभाला है। एक खातून होने के नाते ये मैनेजमेंट के पहले भी बड़े ओहदों पर रही हैं। इस हवाले से इनसे चल के बात करते हैं। उज़मा, सबसे पहले तो बहुत मुबारक कि आपको एक ऐसा ओहदा मिला है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फूड कंट्रोल अथॉरिटी में बहुत काम कर सकती हैं। तो अभी तक आपने आके क्या देखा है? क्या निज़ाम बहुत ख़राब है? आप उसको अपनी मेहनत से किस तरीके से ठीक करना चाहेंगी? एक सेकेंड, आपकी आवाज़ में ज़रा थोड़ा सा मसला है, हमें का प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात होती है ना, आपने जब तारुफ दिया और हमने इस तरह की 12 ख़वातीन जो बलोचिस्तान से, कोयटा से जिनका ताल्लुक है, सरकारी अहदा जब मिलता है तो बीइंग अ वुमेन मुझे पता है कि हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि ख़वातीन के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ क्लीन करनी है आपने, लेकिन जो निज़ाम ख़राब है, जो कि हमें यहाँ बैठ कर फील होता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा कर लेते तो फिर निज़ाम ज़्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक चैलेंजिंग काम होता है। जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि फ्लॉज बहुत सारे हैं और उन सबको ग्रेजुअली बारी बारी ठीक करना है। यहाँ बैठ के सजेशन तो देना मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाता है, लेकिन सिस्टम में मौजूद एक बंदे को, टीम को, एक पाथवे को, एक चीज़ों को ठीक करना कंपैरेटिवली एक मुश्किल टास्क है ख़वातीन के लिए। जी, हरमीत का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, यहाँ बाहरा बताते रहते हैं। हरमीत, वहाँ पे आपको क्या महसूस होता है? ख़वातीन तालीम के लिहाज से तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन की तालीम को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ओहदों के ऊपर जब ख़वातीन आती हैं तो एक्सेप्टेंस कैसी है? रऊफ साहब, जिस तरह हम एजुकेशन में देखते हैं कि कहीं ना कहीं रुकावटें होती हैं, इसी तरह अगर जॉब्स की बात आती है तो एक्सेप्ट करना, हमारे मर्द हजरात जो हैं वो खातून को जब ओहदे पर देखते हैं और बड़े ओहदे पर देखते हैं तब वो वहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि उसी तरह उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा इदारों में भी देखते हैं। और सोहा ने जिस तरह कहा कि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जब तक आप ग्राउंड पे नहीं जाते हो, ग्राउंड पे बैठ के जब ओहदा नहीं संभालते तो बहुत सारी, क्योंकि सरकारी इदारों में मैंने वैसे काम भी किया है थोड़ा बहुत और देखा है कि किस तरह काम किया जाता है, किस तरह काम लिया जाता है और काम लेते वक्त कितने मुश्किलात का सामना होता है, वो जब आप उसमें काम करते तब अंदाज़ा होता है। और सरकारी इदारों में तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इवन इस्लामाबाद के बड़े बड़े दफातर में आप जाएंगे जिस सरकारी इदारे में, तो अल्लाह ही हाफिज़ है वहाँ का, तो ये बात दुरुस्त है कि काम करना फिर ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर जाके जब आप देखते हैं, हमें याद है कि एक लाहौर की खातून थी, फूड इंस्पेक्टर थी, शायद फूड की डायरेक्टर थी, मुझे पूरा ओहदा उनका याद नहीं है, लेकिन वो बड़ी एक्टिव नज़र आती थी। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी था, लेकिन मुखालिफिन की इतनी बड़ी तादाद थी कि उसको आखिरकार जो है वहाँ से हटा दिया गया। तो ये सिचुएशन हम देखते हैं कि जो, और ख़वातीन में एक चीज़ हम देखते हैं, रऊफ साहब, सुहा आपने भी देखा होगा कि ख़वातीन बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करती हैं और बड़ी एक्टिव होती हैं तमाम तरह डिपार्टमेंट में, तमाम तरह इदारों में, और बड़ी कोशिश होती है कि इस चीज़ को ठीक करना है। जिस तरह वो एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, घर को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, इसी तरह उस इदारे को ठीक करने का काम जो है खातून बड़े ज़बरदस्त तरीके से उठाती है। तो मुश्किलात तो होंगी और है भी, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, लेकिन अगर फिर मानसेरा को हम देखते हैं, मानसेरा हो गया, एबटाबाद हो गया, वहाँ पे कहीं ना कहीं ख़वातीन के हवाले से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है एजुकेशन के हवाले से, जहाँ पे बिल्ट अगर हम थोड़ी सी, क्योंकि हिंदको स्पीकर बहुत ज़्यादा है और पंजाब के साथ थोड़ा सा रिलेटेड है, तो यही वजह है कि वहाँ थोड़ी सॉफ्टनेस है। लेकिन बाकी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस चीज को अभी तक भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि लड़की क्यों पढ़े, लड़की को घर बैठना चाहिए। इनके पास जो सरकारी ओहदा है
और जो डिपार्टमेंट है सर वो भी कम सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज अगर आप इंसानियती खिदमत करने की बात भी करें तो खुराक और जो फूड सप्लाई चेन है और जिस तरह की अब आजकल जैसे हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। ईमानदारी का मुजाहरा कर कर अच्छी चीज़ बेची जाएगी और उसके बाद ही आप अगर इंसानी जानों को ख्याल रखेंगे कि अगर हम इस तरह की चीज़ें मार्केट में लेकर आएंगे, जैसे दूध में मिलावट के बहुत सारे केसेस आते हैं। और अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो सर इतना बड़ी तादाद में लास्ट कुछ पिछले दिनों में गोश्त पकड़ा गया था जो कि 3 साल से सेव किया गया था। मतलब इस तरह की रिश्वतखोरी, इस तरह की ईमानदारी ना करना, बदनीयती पे मबनी। हम सिर्फ दूध और गोश्त की बात करते हैं, यकीन माने कि जो हम सब्जियां खाते हैं, ये जो मटर है इसमें कई अकसाम के मटर शामिल करके हमें बेचे जाते हैं। पालक का जो साग है इसमें जो जिस किस्म की मिलावट की जाती है वो बंदा देख के हैरान हो जाता है कि खाए तो बंदा क्या खाए। कैसे रोकेंगे? उस्मा हमारे साथ मौजूद है, उस्मा से हमारा कनेक्शन जो है वो बहाल हुआ है। उस्मा बताइएगा कि क्या आप देखती हैं कि हमने बहुत सारे मसले जो हैं वो तो हमने बता दिए आपको, इन मसलों को आप कैसे कर रही हैं और आपके टारगेट्स क्या हैं? जी, पिछले कई साल से मैं फूड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के ओहदे पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से मैं बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड हासिल कर रही हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि जो भी चीजें हैं उनको मैं ठीक करूँ और इस सिलसिले में मैं रेगुलरली इंस्पेक्शंस करती हूँ, विजिट्स करती हूँ मार्केट का। इसके अलावा जो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट हमारे पास वीट है वो हम उनको फ्लोर मिल्स को इशू करते हैं, जिससे फ्लोर थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसकी वजह से हर जगह जहाँ पे होटल, बेकरीज, फूड कमोडिटीज जहाँ पे भी हैं उनको हम इंस्पेक्शन करते हैं, उनकी प्राइस रेगुलेट करते हैं और ओवर चार्जिंग या प्रॉफिटियरिंग करने वाले जो भी हजरात हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। अच्छा उस्मा, ये बताइए कि पंजाब की सूरत हाल तो हमें ज़्यादा मालूम है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उसी तरह की होगी। बड़े बड़े माफियाज के साथ टकराव की सूरत हाल पेश आती है जब फूड अथॉरिटी की बात आती है, तो आपको डर नहीं लगता खातून होते हुए कि ऐसे बड़े बड़े माफियाज पे आपने हाथ डालना? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी इस चीज को अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया कि मैं एक लड़की हूं तो मैं यहाँ नहीं जा सकती या वहां नहीं जा सकती। आई ऑलवेज कंसिडर इट कि ये मेरा एक स्ट्रेंथ है कि मैं अगर एक लड़की हूँ और मैंने कभी भी अपने जेंडर को अपने काम के रास्ते में नहीं आने दिया और मैं ऐसे फार फ्लंग एरियाज पे इंस्पेक्शन के लिए गई हूँ और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से जो है वो मेरी कारकर्दगी सबसे बेहतर रही है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी चीज को अपने रास्ते की रुकावट या हर्डल नहीं बनने दिया। अच्छा उसमें ये बताइएगा कि चैलेंजेस की नौयत मुख्तलिफ होती है, जैसे इलाके चेंज होते हैं। अगर आप मानसरा की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, लाहौर में भी चैलेंजेस और हैं। अगर आप ये मिलावट माफिया को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या नई पॉलिसीज़, क्या तरीक़ाकार होता है, अब तक क्या ऐसी कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं जिसकी वजह से ये निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है, जो आप चाहती हैं कि ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? जी, इस सिलसिले में मैंने तो यही बात की है कि मेरे दफ्तर के दरवाजे जो है वो हर बंदे के लिए, हर आम आदमी के लिए खुले हैं। वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं टेलीफोनिकली, ऑनलाइन, या वो दफ्तर आके किसी भी वक्त मुझे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि लोगों को आना और लोगों के अंदर ये जो डर है कि वो कंप्लेंट नहीं कर सकते या उनकी सुनी नहीं जाएगी, तो ये चीज मैंने सबसे पहले खत्म की है और मैंने हर एक को मैंने ये कहा है कि आप आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा मैं पर्सनली खुद मैं अपने स्टाफ पे रिलाई नहीं करती, बल्कि मैं खुद जो भी टास्क हो मैं उसको खुद जाके देखती हूँ और मैं थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट में खुद इंस्पेक्शंस करती हूँ। मैं खुद सारे प्रोसेस को मैं खुद इन्वॉल्व होके वो करती हूँ। तो आई थिंक इससे बहुत बेहतरी आई है कि जब मैं फ्रंट लाइन पे होती हूँ तो फिर मैं बेहतर तरीके से चीजों को ठीक कर सकती हूँ। हरमीत जी, हरमीत जी उस्मा, हम जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, फिर खैबर पख्तूनख्वा का हम अगर बात कीजिए, बलूचिस्तान की बात कीजिए, अब हम देखते हैं कि बहुत सारी आप जैसी नौजवान लड़कियां जो हैं वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स बन के आई हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। रवैया की अगर हम बात करते हैं तो अब आप किस किस्म का रवैया जो है, किस किस्म की चेंजेस जो हैं अब तक आई है लोगों के रवैये में, एक्सेप्टेंस कितनी है जब आप जाती हैं फील्ड में, लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ा सा ये बताइए हमें।
मेरे ख्याल से अब बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस आ गई है, और फीमेल आजकल हर फील्ड में, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे फीमेल्स ना हो। तो लोगों में अब एक्सेप्टेंस वो आ रही है जो कि पहले नहीं थी। ये एक बहुत खुशहाल बात है, मैं समझती हूँ। और लोग जो हैं वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझे कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, मुझसे पर्सनली मिलने आते हैं। वो मुझे बताते हैं कि हमें आप पे फख्र है और आप हमारी सिटी की इज्जत है। तो मेरे ख्याल से अब लोगों में बहुत एक्सेप्टेंस आ गई है, और एज कम्पेयर टू मेल्स मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और वो जो थोड़ा सा एक रिगार्ड है, वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू द सेम जेंडर। तो मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो ज्यादा रिगार्ड दिया जाता है। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? यानी वो चैलेंजेस, जैसे मैंने शुरू में माफियाज की बात की कि माफियाज बहुत हैं, आपको क्या लगता है कहाँ पे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है? मुझे लगता है कि चैलेंजेस तो देखिए हर फील्ड में है, और ऑब्वियसली जो चीजें हैं वो ग्रास रूट लेवल से ही ठीक हों तो वो ज्यादा बेहतर होता है, और तभी वो चीज ऊपर तक जाती है। तो यही मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप उनको सही करना शुरू कर दें तो आई थिंक देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। और मैं हर जगह पे जाती हूँ, अब जितनी एडल्ट्रेशन हो गई है, आई थिंक हमें उस लिहाज से अपने आप को अलर्ट भी रखना पड़ता है। और ये ही चीज है जिसकी वजह से हम माफियाज को रोक सकते हैं, हम एडल्ट्रेशन को रोक सकते हैं, और जो भी वायलेशंस है उसको हम रोक सकते हैं। सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो मसला अच्छा है। उज़मा, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं हर किस्म की चीजों में मिलावट बड़ी ज्यादा हो गई है। आपकी तो जाहिर बात है ड्यूटी, आपको समझ है, हमसे ज्यादा है। हम भी देखते हैं, चाहे दूध से लेकर अभी जिस तरह मैं बात करते हैं कि सब्जियां जो हैं उसमें भी हमें मिलावट नजर आती है। इन सारी चीजों क्या तरीकाकार होना चाहिए कि कम से कम इन चीजों में अब कमी आनी चाहिए? किस किस्म की सजाएं होनी चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीजें बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय। देखिए जी, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। लोगों को लोगों को ऐसा पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन सभी मामलात में हमें महसूस होता है। उसमें आप हमारे साथ हैं अभी? अच्छा, तो बात यही है कि एक तो मिलावट करने वालों को पकड़ के, हरमीत का सवाल बड़ा जेन्युइन था, बड़ी सख्त सजाएं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये है कि पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जानी चाहिए। जी, उसमें आप बात कर रही थी पब्लिक अवेयरनेस की। आप हमें सुन पा रही हैं? अच्छा, ठीक है। नेट प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सर मैं उज़मा को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ इस हवाले से कि ना सिर्फ एक दफ़ा बल्कि जैसे कि उन्होंने बताया कि 2-3 दफ़ा उन्हें एक इस हवाले से अवार्ड भी मिल चुका है कि उनकी परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स है और वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं इस हवाले से। लेकिन आप इस बात को मुकम्मल कीजिएगा उज़मा कि जब आप काम करती हैं ये सारे, तो ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग भी उसके यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है, एक आम लेमैन है, उन्हें भी कोऑपरेट करना चाहिए, उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर वो इस तरह से कुछ देखते हैं कि कोई मिलावट माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये लोग बहुत ख़राब काम कर रहे हैं, उनको अवेयर करने के हवाले से क्या क्या किया जाता है? जी, मुझे लगता है पब्लिक के लिए होना, बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कोई फूड आइटम लेना है तो आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें, टेम्परिंग, ये सब एक वायलेशंस हैं जो कि आम पब्लिक को नहीं पता होता। मैं पर्सनली जब विजिट्स करती हूँ तो मैं पब्लिक को भी अवेयर करने की कोशिश करती हूँ। आप किसी शॉप पे जाएं तो ये आपका राइट है कि आप उनसे डिमांड करें प्राइस लिस्ट की, और आपको पता होना चाहिए कि जो आपको एक चीज फराहम की जा रही है क्या वही दाम है या ओवर चार्जिंग तो नहीं की जा रही। तो लोगों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बहुत मेहरबानी उज़मा, थैंक यू आपके टाइम के लिए। थोड़ी सी माफ़ी माजरत के उज़मा का नेट का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा आपको कहीं कहीं आवाज़ सही सुनाई नहीं दी। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि आपकी गाड़ी के टायर जो आपने बिल्कुल ज़ाया कर दी, उससे क्या क्या कुछ हो सकता है। गालिबन कुछ अर्सा पहले हमने ऐसा ही कोई पैकेज भी आपको दिखाया था जिसमें होम अप्लायंसेस जो है वो बनाए गए थे। सर कोई सोफ़ा बना दिया, फर्नीचर, कितनी चीज़ें उसने बनाई थी। ये पार्क है जिसमें हर चीज़ जो है वो पुराने टायरों से बनाई गई है। अब हमें भी क्यूरियोसिटी है, और ये भी खैबर पख्तूनख्वा में है, सवात में।
सवात में, सवात का हरमीत का इलाका, आप देखो ना उसे आइडिया क्या मिल रहा है कि रिसाइकल करके आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। और वो चीज़ें जिनको आप बल्कि टायर जो है आजकल तो उसका इस्तेमाल कुछ और ही हो रहा है कि वो जला के सड़कों को रोक के और बंद करके उसमें पोल्यूशन फैला के आप अगर इन टायरों को बेहतर काम के लिए इस्तेमाल करें तो आप कितना ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। हरमीत का इलाका है और पता नहीं हरमीत ने ये पार्क देखा कि नहीं देखा। हरमीत कभी मौका मिला है टायर वाला पार्क देखने का? नहीं रोहित साहब, मैं बहुत अरसा हो गया, वैसे जाता हूँ तो बस बड़े कम दिन वहाँ पे होते हैं मेरे। लेकिन ये है कि आपने जिस तरह जिक्र किया कि हम जब यहाँ पे देखते हैं मुख्तलिफ रोड्स पे एहतजाज होता है तो टायर्स को सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप माहौल को भी नुकसान पहुँचाता है। और वैसे भी आप ये देखें कि टायर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक अच्छा सा हमने देखा था कि इस्लामाबाद में एक तंजीम जो है वो भी इस पर काम कर रही है। लेकिन सवात का इलाका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिंगोरा सिटी से भी कहीं ना कहीं दूर लग रहा है, क्योंकि आसपास आबादी कुछ इस तरह नज़र मुझे आ रही है। तो उसके बावजूद अवेयरनेस इस किस्म की है कि लोगों ने उन टायर्स को मुख्तलिफ एंटीक्स के तौर पर इस्तेमाल किए, झूले बनाए भैया जो है, उससे दीगर ऐसी चीज़ें बनाई जो अट्रैक्ट भी करती हैं और कम से कम जो है माहौल दोस्त हैं। उन चीज़ों से आपको वैसे भी अट्रैक्शन हो जाती है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों में जब इस किस्म के टायर्स को कलर पेंट्स करके मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसका एक अलग मज़ा होता है। तो ये एक वाकई में हम बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं कि वैसे ही पड़े होते फारिग, आप इसमें प्लांटेशन भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, पेंट करके प्लांट्स मुख्तलिफ किस्म के, या हल्की फुल्की। मुझे याद है कि बागबानी में किया करता था, तो मैं जो मिर्चें हैं, सब्ज मिर्चें, इसको उगाने के लिए पुदीना हो गया, धनिया हो गया, इस किस्म की चीज़ें भी आप इसमें ना उगा के अपने घर के किचन के लिए वो भी करामत साबित हो सकती हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इन चीज़ों के, लेकिन अगर हम उस तरीके से इसको इस्तेमाल करें तो। हाँ, यहाँ पे भी मैं लाहौर में कई जगह पे देखता हूँ कि जहाँ पे टायरों के साथ उन्होंने नीचे लगा के कोई बेस लगा के और उसके अंदर पौधे उगाए हुए क्यारियां बनाई हुई। लेकिन जहाँ पे टायरों का फ़ायदा है पुराने का, वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर अगर पानी खड़ा होने देंगे तो फिर यानी आपको डेंगू का पता है कि डेंगू जो है वो इसी तरह से फैला था कि पुराने टायर जो आते थे थाईलैंड वगैरह से, उनके अंदर मॉस्किटोस के लार्वा वगैरह जो हैं वो आ गए कई, और वो उसकी बुनियाद के ऊपर डेंगू फैला। तो एहतियात भी बहुत करने की टायर शॉप पर और मैकेनिक्स की जो शॉप होती है, बाइक्स की हो या गाड़ियों की हो, लार्वा की अफजाइश कहा जाता है खासतौर पर कि इन्हीं टायरों में होती है कि यहाँ पर पानी खड़ा रहता है और वो जो पानी खड़ा रहता है उसमें उस लार्वा की अफजाइश होती है। इसीलिए लास्ट टाइम जब हमने अप्रिशिएट करना चाहिए, सर शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब लास्ट टाइम वो थे हमारे जो वज़ीर आला थे, तो वज़ीर आला होकर उन्होंने जो एक्टिविटीज़ खुद जाकर एक शॉप बाय शॉप और वर्कशॉप बाय वर्कशॉप की थी, वो कैंपेन बहुत अच्छी थी और डेंगू उस वक्त बहुत कंट्रोल भी हो गया था। हम उस तरह जिक्र नहीं करते, एक सेगमेंट करते हैं, लेकिन आजकल सर अगर अस्पतालों में जाए, घरों में जाए, डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। और उसका बहुत बड़ा मौजब ये भी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ये दैट इज़ रियली अलार्मिंग सर। लेकिन एक जाते जाते अगले टॉपिक पर जाने से पहले, आलूदगी का भी बहुत बड़ा मौजब है कि टायर जलाए जाते हैं। तो हमारी जो इस वक्त फ़ज़ा आप लाहौर शहर की ख़ास तौर पर जब दुनिया में उसे आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं और एक वजह ये भी है। लेकिन ये आलूदगी सर जिसे पिछले सालों में हमने इकट्ठी की है, अब पता नहीं शायद उतने ही अगले मजीद साल लगे इसे कम करने में, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से चल के बात करते हैं। लाहौर में जो इस वक्त स्मॉग है वो छाई हुई है, पंजाब के बहुत से शहरों में इस तरह की सूरत हाल है, ये कितनी देर परसिस्ट करेगी? एक बारिश की प्रेडिक्शन पिछली दफ़ा जब हमारी बात हुई थी सरदार सरफराज साहब से, तो उन्होंने बताया था कि एक सिस्टम है ज़रूर जो बारिश कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर में बारिश नहीं हुई उस तरह से। तो अभी क्या सूरत हाल है, ये आलूदगी कितनी देर छाई रहेगी, इस हवाले से बात करते हैं सरदार सरफराज साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये फरमाइए कि पिछली बार तो एक तवक्को थी शायद बारिश का कोई सिस्टम आ जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर को आलूदगी कम हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी आपको क्या लगता है कितनी ज़्यादा देर तक ये स्मॉग छाई रहेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो स्पेल तकरीबन आज सबसाइड हो जाएगा पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, उसके नतीजे में कुछ तवक्को थी कि शायद उसकी एक्सटेंशन लाहौर तक हो और वहाँ भी बारिश हो जाए तो आलूदगी में किसी हद तक कमी आ सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर तक वो वेव जो है ना नीचे पेनिट्रेट नहीं की, तो नहीं हुई।
अब एक और है, देखिए कल और परसों 13, 14, 15 को, यानी 2 दिन है, और इससे भी कोई हल्की सी उम्मीद है कि कोई लाइट रेन एक्सपेक्टेड है कि लाहौर में हो जाए, फैसलाबाद में, और जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं वहाँ पर। तो अगर होती है तो कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है, अदरवाइज तो आपको पता है कि फिर ड्राई कंडीशंस में स्मोक के ज्यादा मतलब उसकी बढ़ जाती है, शिद्दत भी और फ्रीक्वेंसी भी। अभी ये जी सर ये कहिएगा कि हर साल की तरह अब हमें ये फिक्स्ड हो गया है, ये पता है हमें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये कुछ ऐसे महीने हैं कि सर्दी भी हमें गनीमत की तरह सिर्फ इन 3 महीनों में मिलती है। लेकिन अभी जो पोल्यूशन है उसने इतना बुरा हाल कर दिया है कि लोग काफ़ी डरे हुए हैं, बाहर नहीं निकलते, सर्दियों को हम उस तरह से कैश नहीं कर पा रहे, अब यूँ कहें कि इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो हमें बहुत अरसे से ये पता है कि पोल्यूशन इन दिनों में या स्मोक इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या ये अंडरस्टूड है कि अब हमें इसे 2-4 होना पड़ेगा? इसकी प्रिकॉशंस के लिए महकमा जात और कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कुछ नहीं कर सके पूरा साल, और बस इन 3 महीनों में हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करना होता है? जी अनफॉर्चुनेटली ये फिनोमेना जो है हर साल एक तरह से ना उसका लाजमी वो हो गया है, इस सीजन का लाजमी हिस्सा हो गया है। और जब जिस साल बारिशें अच्छी हों तो उस साल तो उम्मीद रहती है कि कुछ उसमें कमी रहेगी और उतनी ज़्यादा शिद्दत की उसमें वो नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सीजन है, विंटर सीजन है, इसमें बारिशें कम है, और प्रिडिक्शन भी यही है कि मामूल से काफ़ी कम बारिशें हैं थ्रू आउट अगले जो 2-3 महीने हैं उनमें। मार्च में जाके कुछ अच्छा स्पेल हो सकता है कोई बारिशों का, अदरवाइज जैसे लास्ट ईयर आपको याद होगा इसी तरह से नवंबर, दिसंबर और फरवरी तक 3-4 महीने मुसलसल ड्राई गए थे पाकिस्तान पूरे में। तो इस साल भी तकरीबन वैसी ही कंडीशंस हैं, इस वजह से कि जो पाकिस्तान की विंटर रेन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नतीजे में होती है उसके जो टेली कनेक्शंस होते हैं वो फेवरेबल नहीं है कि अच्छी बारिशें हों। तो जाहिर है फिर उसमें अच्छा यही है कि ये इसी तरह प्रिवेल करेगी और आलूदगी ही का राज रहेगा ज्यादातर दिनों में। जी हरमीत। अच्छा सर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि लाहौर में तो अब ये सिचुएशन हम देख रहे हैं कि जब भी सर्दी आती है तो इस किस्म के हालात शुरू हो जाते हैं, बीमारी भी बढ़ जाती हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि बारिशें जो हैं बड़ी कम होंगी, तो ऐसे में आपको लगता है कि लाहौर के आसपास जो शहर हैं उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ती हमें नज़र आएंगी फिर, और बीमारियाँ भी उस सूरत में बढ़ती जाएंगी? देखिए जैसे जैसे आपके सिटीज में फैलाव होता है ना शहरी, उसमें यानी कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, और इस तरह से जो सिविक ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो बढ़ती हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट बढ़ती है। और पिछली दफा भी आपसे बात हुई थी तो ये कहा था कि जो यूरो 5 जैसे आपकी फ्यूल जो होता है वो हाई मतलब क्वालिटी का फ्यूल हम इस्तेमाल करें तो उससे कुछ उसमें कमी आ सकती है। तो जैसे जैसे शहरों में यानी आपने गिरदनवा की बात की फैलाव होगा तो खदशा यही है कि उन एरियाज में भी इसी तरह मतलब आने वाले सालों में ये चीज़ बढ़ सकती है। और बिलखुसूस उन सालों में कि जिन सालों में विंटर रेन्स कम होती हैं मतलब उन सालों ज़्यादा इसका इम्कान रहता है। सरदार साहब ये फरमाइए कि सर्दी की शिद्दत कितनी ज़्यादा होगी अगर ये ड्राई सर्दी होगी, फिर जाहिर है अगर बारिशें नहीं होती तो आपको लगता है अब ये जहाँ पे इस्लामाबाद के इलाकों में भी, नॉर्दर्न इलाकों में भी, लाहौर और इसके इर्द गिर्द भी सर्दी क्या ज़्यादा होगी मामूल से फिर इसके मुताबिक? जी अभी तक की प्रिडिक्शन तो यही है जो अपने हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है, जो आउटलुक इशू की थी जनवरी तक, 3 महीनों की ना, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की। तो उसमें बिल्कुल जो शुमाली इलाका जाता है उनमें सर्दी कम है, लेकिन मैदानी इलाकों में उतनी मतलब जो एवरेज सर्दी होती है उसके आगे पीछे ही है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी नहीं है। लेकिन लाहौर हो गया और आपके जो दूसरे गिरदोनवा के इलाके हैं यहाँ पर अगर स्मॉग से आगे बढ़कर फॉग रहती है, जिसका इम्कान है कि अगले यानी दिसंबर के एंड की तरफ जब आप जाते हैं और जनवरी में, तो फिर वो बाकायदा फॉग बन जाती है और देर तक इनके बेशतर हिस्से में परसिस्ट करती रहती है, तो फिर सर्दी की शिद्दत में जाहिर है उस सूरत में इजाफा हो सकता है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि बारिशों का सिलसिला जो है वो इतना कोई खातिर खा नहीं इस पूरे विंटर में। तो जाहिर है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जितनी ज्यादा आती है, ज्यादा बारिशें हो उसके नतीजे उसके साथ ज्यादा बर्फबारी हो, तो फिर कोल्ड एयर ज्यादा आती है, तो सर्दी तो रहेगी लेकिन एक तरह से खुश्क सर्दी रहेगी।
सर ये खुश्क सर्दी जो है इसकी बेसिक जो चीज़ें मौजब बनती हैं उनमें क्या एक आलूदगी भी नुमाया है जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर खुश्क सर्दी रहेगी और थ्रू आउट बारिश नहीं होगी तो स्मोक जो है वो कंपैरेटिवली कम नहीं होगी, हमें उससे वैसे ही लड़ना पड़ेगा जैसे हम आजकल मास्क का इस्तेमाल करते हैं और उस तरह सर्दी को हम इंजॉय नहीं कर पाते। बार बार मैं एम्फसाइज इस बात पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लाहौर शहर में तो खासतौर पर 2 महीने की मुश्किल सर्दी होती है जिसको हमने इंजॉय करना होता है, लेकिन अब स्मोक की वजह से बाहर हम खुद भी नहीं जाते, बच्चों को भी नहीं जाने देते। तो ये बारिश ना होने की बेसिक वजूहत आपको क्या लगती है? ये मौसमियाती तगय्युरात जो है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं वो वजह है, या लाहौर में बहुत ज़्यादा आलूदगी भी इसकी वजह हो सकती है कि हमें खुश्क सर्दी से दोचारना पड़ेगा और बारिश नहीं होगी? लेकिन बारिश ये तो सीजन डिपेंड करता है ना, हमारे जो टेली कनेक्शन होते हैं हमारी बारिशों के। आपने मानसून की बारिशें देखी पाकिस्तान में, अच्छी बारिशें हुई, वो जो बैरुल कायल के और इंडियन ओशन के जो दर्जा हरारत होते हैं वो असरअंदाज होते हैं काफी हद तक। तो इस वक्त भी बैरुल कायल के दर्जा हरारत मामूल से या एवरेज से कम चल रहे हैं, जो कि लानीना फिनामिना उसको कहते हैं, लानीना। तो इत्तेफाक से ये 3रा साल मुसलसल लानीना जा रहा है और लानीना में इसका विंटर की बारिशों पे उल्टा असर होता है हमारे यहाँ के रीजन पर, और गर्मियों की बारिशों में इसका उल्टा असर होता है। गर्मियों में अच्छी बारिशें होती हैं लानीना कंडीशंस की वजह से, लेकिन सर्दियों की बारिशें सुप्रेस हो जाती हैं, कम होती हैं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मतलब ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जब ये स्मॉग फॉग में तब्दील होगी, दिसंबर के एंड की तरफ बात कर रहे हैं, तब कुछ सर्दी के इम्कानात हैं। पता नहीं वो सर्दी स्क्वीज होकर अब 1 महीने पे आ गई ना सर, पहले भी 3-4 महीनों की थी, अब 1 महीने की हो गई है। खैर सर्दियाँ आ गई, जितनी आ गई है आप उसको एंजॉय करें। एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, आप ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। अगर शौक आपका कारोबार बन जाए और कारोबार भी ऐसा कि जिससे आप बेतहाशा पैसे कमा सकें तो फिर क्या ही कहना। क्या बात है। जनाब उस्मान खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चल के बात करते हैं। शौक होगा आपको पहले जिसने कारोबार की शक्ल अख्तियार की, या शुरू से आपने कारोबार हो वो भी परिंदों का, तोतों का, उसमें मतलब आप चले? थैंक यू जी, आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया। सर शुरू से स्टार्ट में शौक ही था। असल में एक्चुअली ये एक्सीडेंटली शुरू हुआ, मेरे बेटे को शौक था। अच्छा। तो मेरे बेटे से जो मैं उसको लेके कंटिन्यू करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस प्रोफेशन में आए तो पता लगा, शुरू में तो हमें यही पता था कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो पैरट्स होते हैं कुछ 600, 800 का, 1000 का। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको एज ए प्रोफेशन लेके चले तो फिर पता लगा कि नहीं यार ये इंडस्ट्री है पूरी, और इस तरह की इंडस्ट्री है कि मोस्टली जो कुछ ममालिक हैं जैसे इंडोनेशिया है और फिलिपाइन है, उनकी एक्सपोर्ट डिपेंड करती है इस इंडस्ट्री पे। अच्छा। हाँ जी, और हम लव बर्ड का काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और लव बर्ड इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है बर्ड्स में, और अब माशाल्लाह एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गया हमारा बर्ड। अच्छा, ये बताइए कि जाहिर है हमारी क्लाइमेट की ये चीज़ नहीं थी जी, इसको लेके आना कितना ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है, निगहदाश्त करनी पड़ती है, और फिर फीड उसकी जो है हिफाजत जो है वो तो हर चीज़ की करनी पड़ती है, लेकिन उसमें ये है कि जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो बर्ड पहले तो सबसे पहले स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसका स्ट्रेस क्लियर करने में थोड़ा आपने किया जरा ऑस्ट्रेलियन पैरट नहीं, लव बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स, अफ्रीकन पैरट्स हैं, अफ्रीकन पैरट्स, अफ्रीकन है, और जब वहाँ से मोस्टली ये यूरोप, इंडोनेशिया और फिलिपाइन में ब्रीड होता है, और जब हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद उसको स्ट्रेस क्लियर करने में तकरीबन महीने के लग जाता है। लेकिन ये देखने में भी बहुत प्यारे हैं सर, हम हाँ जी, बहुत सारे इसकी बर्ड्स जो हैं बेसिकली वैसे ही लव्स जो है और तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रियल लव बर्ड्स जो है वो हम आपको अब दिखा रहे हैं, और बेसिकली आपने कहा ये अफ्रीकन तोते हैं। हाँ जी, इसमें ये है कि हमारे पास बहुत सारी म्यूटेशंस हैं इसमें। अच्छा। बहुत सारी नस्लों के तोते हैं, और उनकी प्राइजेज जो है वो वेरी करती हैं। मिनिमम प्राइस जो है वो 5000 से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम नहीं जी, 1 पीस सिंगल पीस की, और मैक्सिमम जो है वो 2 मिलियन तक जाती है। अच्छा। सिंगल पीस इन 2 मिलियन। अच्छा, वो जो 2 मिलियन वाला है उसमें क्या खूबी होती है? वो रेयर म्यूटेशन है अभी। हाँ जी, रेयर है, अभी तक आई नहीं है पाकिस्तान में। और सेकेंडली ये है कुछ लोगों के पास अभी उन्होंने इम्पोर्ट किया, जैसे मैंने एक इम्पोर्ट किया बाहर से, और उसका जो सबसे जो अमेजिंग उसमें चीज़ है ना, उसकी रेड आइज़ है, यानी कि आइज़ जो है उसकी रेड है।
और रेड एग जो है, जी जी बताइए। ये बताइएगा कि पता है कि एक्चुअली जब हम तोतों का जिक्र करते हैं, तोतों की बात करते हैं, तो हमें जो चीज़ें पाकिस्तानियों को खास तौर पर पसंद आती है वो तोतों का मिमिक्री करना होता है, जो हमारी तरह से बोलते हैं। हमने तो बचपन से वही तोते देखे हैं, लेकिन अब जो आपके पास बहुत सारी काइंड्स हैं, आपने बहुत सारी ब्रीड्स हैं, तो इस हवाले से कौन कौन सी आपके पास ब्रीड्स हैं जो खास तौर पर ये जो बोलती हैं और मुख्तलिफ अंदाज में उनकी मिमिक्री करने की? इसमें दो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। एक जैसे बोलने वाला जो तोता होता है उसमें दो किस्म के पैरट्स होते हैं, एक ग्रीन रिंगनेक आता है और एक रा आता है, यानी कि कश्मीरी रा और ग्रीन रिंगनेक। वो आप कह रहे हैं कि घर में प्लेइंग पैरट उसको कह सकते हैं आप, घर में जो है वैसे बच्चों ने रखा होता है कि बोलता रहेगा वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं देखा जा सकता। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लव बर्ड इस वक्त ग्रोइंग इंडस्ट्री है। वैसे मुख्तलिफ किस्म के पैरट्स हैं, कनोर्स हैं, रिंगनेक्स हैं, येलो रिंगनेक है, रा है, अफ्रीकन ग्रे है, लेकिन वो बड़ी म्यूटेशन में आ जाता है, यानी कि बिग बर्ड्स में आ जाएगा। तो ये जो लव बर्ड है वो इस वक्त मोस्ट डिमांडिंग बर्ड इन पाकिस्तान मार्केट। छोटा होता है, हाँ जी, छोटा होता है और इजी टू ब्रीड होता है। इजी टू ब्रीड भी है जी। अच्छा, ठीक है। और जो मैं बातें कर रहा था कि मतलब निगहदाश्त के लिए आपको बहुत कुछ करना जी, जी, है, तो इसकी खास क्या मतलब चीज़ है? सर इसमें टेम्परेचर कंट्रोल है कि टेम्परेचर आपका जो है ना, अब जैसे मेरा शेड है, कंट्रोल शेड है वो, हम उसको अपनी मर्जी से मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे गर्मी में 40+ चले जाता है टेम्परेचर। मेरा 3rd फ्लोर पे शेड है, तो मैं उनके लिए AC भी मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, 2 AC लगे हुए हैं मेरे शेड में, ताकि उनको जो है ना वो एटमॉस्फेयर 26 to 30 के दरमियान, बिटवीन 26 to 30 रहता है। और गर्मियों में उनको ये चलेगा, सर्दियों में जो है वो मेरे हीटर लगे हुए हैं। अब ज़रा गैस का इशू आ रहा है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी वो LPG पे चला लेते हैं ताकि जो है ना उनको ज़्यादा ठंड भी ना लगे। वैसे 0 डिग्री अगर हो जाए तो बर्ड सर्वाइव करता है, उसको इशू कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जो है ना उसको एक टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं ताकि वो स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि अचानक जो है अगर 25 डिग्री 30 डिग्री चल रहा है, उसे अचानक ही 12 पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा, तो वो अच्छा, अफ्रीकन तोतों की बात भी आपने की और ऑस्ट्रेलियन तोतों की बात भी आपने की, बहुत सारी इकसाम भी, लेकिन पाकिस्तान में बड़े नायाब परिंदे हैं, आप ये बात जानते हैं। लेकिन हम उसको उस तरह से, चूंकि आप अब इसका बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, हम भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ हिस्सा इसका डाल सकते हैं अगर हमें उनकी नस्ल का पता हो, उनकी निगहदाश्त का पता हो, और वो किस तरह से नायाब है कि वो पाकिस्तान के अलावा कहीं और, क्योंकि पाकिस्तान में मौसम बड़े अच्छे हैं, इलाके बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आपने नई देखी है, दरियाफ्त की हैं? असल में ये इसका ना कुछ इस तरह है कि पहले जब हम इस इंडस्ट्री में नहीं थे, या पहले लोगों को नॉलेज नहीं था इस बारे में, बर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं था, तो जैसे अब हमारे भी बड़ों ने तोते जब रखे हुए थे वो घर में वैसे बर्ड कीपिंग के लिए रखे हुए थे। तो जब ये इंडस्ट्री आ गई और इसको प्रोफेशनल लेके चलना शुरू किया, तो शुरू में हमने इंपोर्ट करना शुरू किया बाहर से, यूरोप से, फिलिपाइन से नहीं करते, फिलिपाइन का जो है वो C कैटेगरी आप कह लें कि होता है, और हमने यूरोप से जब इंपोर्ट किया, अब जो है हमारे कुछ बड़े ब्रीडर और अच्छे ब्रीडर जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी निगोशिएट कर रहे हैं। और रिसेंटली जो है एक हमारे बड़े ब्रीडर हैं वो दुबई और मस्कत भी गए हैं, और उनसे भी बात की है कि हम यहाँ से वी कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू UAE। ये हमारे साथ ही हरमीत हैं, इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद। जी हरमीत, आपने तो आज पग भी पहनी, दस्तार भी पहनी। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, जो हम बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो अच्छा वैसे मेरे दस्तार पे भी वैसे कलर वैसे ही अच्छा भाजी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जब बात करते हैं तो ऐसे कौन से ममालिक हैं जहां हम यहाँ से एक्सपोर्ट आप करते हैं? दूसरी बात ये कि हमने देखा है कि हम बचपन में वैसे भी ले आते थे तोते पालना, और क्योंकि उसमें ये होता था कि अक्सर जोड़ियाँ जो हैं, जोड़ी के बगैर अगर एक की डेथ हो जाती तो दूसरा जो है उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता था। इसमें कौन से ऐसे है कि जो अकेली भी रह सकते हैं, या वो जोड़ी के साथ उनको लाजमी रखा जाएगा? सर सबसे पहले तो हम, क्योंकि ये ग्रोइंग फील्ड है और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इसमें ग्रोथ है, और हम पूरा जो है एक्सपोर्ट को फोकस नहीं कर सकते, इसलिए हमने स्टार्टिंग जो है वो गल्फ से की है। हम गल्फ को पहले कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे कहाँ जाना है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, वो हम भी बचपन में इसी तरह करते थे कि ऑस्ट्रेलियन तोते आए घर में, और बल्कि बड़े जो है हमारे वो ये कहते थे कि इसके अंडों को नहीं देखना, अंडे फेंक देंगे ये। तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम डेली जो है, हाँ जी, बस हम डेली उनको टेक केयर करते हैं। डेली अब जब उन्होंने लेइंग कर दी है, एग्स आ गए, हम डेली उनको चेकअप करते हैं, डेली उनकी फर्टिलिटी देखते हैं कि फर्टाइल है नहीं है।
तो ये सारा कुछ साथ साथ चलता है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट था ना कि जी एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम पता है कैसे हम सुपरस्टिशियस से लोग हैं, काली बिल्ली आगे से गुजर जाएगी तो दिन बुरा गुजरेगा हाँ, और जी, ये जी, नहीं, जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, कॉन्सेप्ट लेकिन तन्हाई का शिकार हो सकता है, फिर ये अकेला हो सकता है, स्ट्रेस में आ सकता है, लेकिन नहीं होता। हाँ जी, हमने फिर भी इसको ये किया था कि अल्टरनेटिव जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ 6, 7, 8, 10 फीमेलें जो है वो एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, कुछ मेल एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, उनको आपस में जो है वो हम एक ही जगह पे छोड़ देते हैं ताकि आपस में एक दूसरे से मालूम हो जाए। तो फिर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कि अगर किसी की डेथ हो गई तो हम उसको अल्टरनेटिव दूसरी जो है वो दे दें। ये फरमाइए कि जगह कितनी चाहिए होती है? जगह सर बिल्कुल छोटी सी रिक्वायर्ड है, यानी कि एक सिंगल पेयर के लिए जो है वो 2.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का केज, बस इतना सा केज रिक्वायर्ड है, काफी है। हाँ जी ठीक है, जरा महसूस नहीं करते ये उड़ते हुए फड़फड़ाते हुए कि हमें बाहर निकाला जाए? नहीं, वो 2, 4, 5 दिन 10 दिन तो करेंगे क्योंकि जगह नहीं होगी उनके लिए, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो यूज टू हो जाते हैं, फिर कोई इशू नहीं आता। और फीड में बताइएगा कि क्या चीज़ इनके लिए ज़्यादा? फीड इसका जो है वैसे तो मिक्स सीड बाजार से भी मिल जाता है, जिसमें चीना है, कंगनी है, सनफ्लावर सीड्स हैं, और इस तरह की मिक्सअप किया हुआ एक दाना जो है वो 200 के करीब मिल जाता है 1 kg। हाँ जी, उसके अलावा जो इनकी न्यूट्रिशन और विटामिन पूरे करने के लिए जो हम खुराक अलहदा देते हैं, उसमें काले चने आ जाते हैं जी, लोबिया आ जाता है, गंदम आ जाती है, फिर उसके अलावा सब्जियां जो हैं जिसमें गाजरें, चुकंदर, बंद गोभी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम डेली बेसिस पे देते हैं। सर्दियों में जो है उसमें हम ऐड कर लेते हैं बॉयल एग्स, अच्छा, अंडे जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। जैसे अब बच्चे निकले, बच्चा बिल्कुल छोटा सा, इतना सा बच्चा है, तो उसको वो अगर माँ उसकी दाना खिलाना शुरू करेगी तो वो उसका जो है ना वो अंदर से स्टक हो जाएगा सिस्टम। अच्छा, तो उसके लिए हम बॉयल एग्स दे देते हैं ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, अच्छा, आसानी से हजम हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ जल्दी होनी शुरू हो जाती है। आपने बड़ी बात बताई है कि छोटा सा बच्चा है बिल्कुल ही, बल्कि मैंने इतना भी बड़ा कर दिया, इतना तो बड़ा वो खुद है। हाँ जी सर, इतना बच्चा है बिल्कुल। अच्छा, वो विदिन आवर जो है ना उसकी फीड हजम हो जाती है, उसको माँ जो है वो हर घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको फीड करवाती है। अच्छा, आपको पता है दे आर पेट्स, दे आर बेबीज, उन्हें बच्चों की तरह पालना पड़ता है। आपके बच्चे का शौक था और सर ने जैसे शुरू में कहा कि आपका शौक आपका जरिया मौज बन जाए, इससे बेहतर बात कोई नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब जब आपने इसको शुरू किया तो ग्रेजुअली इसका दायराकार मजीद बढ़ाया होगा। अब आपने जब इस फील्ड में घुसे और अब उसको स्टडी किया, रिसर्च किया, तो पता लगा कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो कितना आप इस पर मजीद काम करना चाहते हैं? और जब आप ऐसा काम करते हैं तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड इस तरह है कि अब जैसे एक सीज़न में 5 से 6 क्लास आते हैं, वो भी फॉस्टरिंग के साथ, वो इट्स लॉन्ग टॉपिक, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये 3 दफ़ा ब्रीड कर लेते हैं एक सीज़न में। 3 दफ़ा मीन्स ये है कि आपके 10 से 15 के करीब जो है वो बच्चे ये पाल लेंगे, और मोस्टली 70 to 80% इस तरह होता है कि अभी जो 15 बच्चे इन्होंने पाले नहीं हैं उनकी एडवांस बुकिंग है हमारे पास। हमने पैसे एडवांस पकड़े हुए हैं, अभी बच्चे अंडों में से निकले भी नहीं है। जी हरमीत का सवाल है, कौन? जी हरमीत। अच्छा उस्मान, आप जिस तरह फरमा रहे हैं, जाहिर बात है शौक के बाद फिर कारोबार, और कारोबार जाहिर बात है उस हर शख्स मुनाफे के लिए करता है कि ज़िंदगी का जो सिस्टम है वो चलता जाए। अब अगर कोई, जो बहुत सारे लोग ये शो देख रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कितनी इन्वेस्टमेंट से वो शुरुआत करके इस कारोबार की तरफ आ सकता है, और कितना फ़ायदा उसको, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ब्रीड जो है उनकी बहुत जल्दी आ जाती है, तो मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा तो है। सर फ़ायदा तो बिल्कुल है, हर काम में फ़ायदा नुकसान जो है वो बिज़नेस में साथ साथ चलता ही है, लेकिन इसमें ये है कि पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ पाई जाओ ना मीठा हो जाएगा। जितने आप पैसे इन्वेस्ट करते जाएंगे उतने आपको फ़ायदा होता जाएगा, लेकिन मिनिमम जो है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक नया बंदा है, उसको नहीं पता कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, बर्ड कीपिंग का नॉलेज नहीं है, तो उसको कम अज़ कम जो है वो 2, 3, 4 पे रखने चाहिए ताकि उनसे स्टार्ट करे। ये नहीं है कि अब उसने कट्टी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी है, 50 लाख के उसने तोते लेके रख दिए, उसको पता ही नहीं है। असल में बर्ड से ब्रीड करवाना प्रॉब्लम नहीं है, बर्ड को आगे उनकी सेल परचेज को प्रॉब्लम नहीं है, बर्ड कीपिंग का समझ आना वो प्रॉब्लम है कि आपको बर्ड की नेचर के बारे में पता हो कि बर्ड की नेचर कैसी है, वो बर्ड बिहेव कैसे कर रहा है, वो इस वक्त उदास है, वो क्या मूड में है, वो बर्ड कीपिंग का नॉलेज हो जाएगा ना, फिर आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर दें। मतलब रिसर्च जरूरी है किसी भी काम करने से पहले। थैंक यू सो मच मिर्जा उस्मान खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बड़ी अच्छी बातें की, इंटरेस्टिंग भी थी, होपफुली कि आपको पूरा शो बड़ा ज़बरदस्त पसंद आया होगा। कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ दोबारा से हम हाजिर होंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। हाँ सर, मंडे को, सॉरी, अब हम मंडे को आएंगे, वीकेंड शुरू हो गया, मुझे तो और या तो हम उस वक्त क्रिकेट मैच हो चुका होगा या उस दिन होना होगा इंशाल्लाह, और हम ये देखेंगे कि जीत गए होंगे इंशाल्लाह। देखें लेकिन चलिए, आप सब मिलके दुआएं करें और मैच को बहुत सारा एंजॉय कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।